चलिए, आपका फिजिकल केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है बेटा, सरफेस केमिस्ट्री। टोटल 3 टॉपिक को ये इन्वॉल्व करता है। एक आपका होता है एडजॉर्प्शन, दूसरा आपका होता है कैटालिसिस, और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है कोलाइडल। तीनों टॉपिक मिला के, तीनों टॉपिक सिंपल होते हैं। तीनों टॉपिक मिला के बेटा मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन नीट में पूछा जाना है। तो टॉपिक आपकी सिंपल होती है, तैयार कीजिए, 2 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा। आइए पहला क्वेश्चन एक एक करके हम देखते चलें। तो देखिए, इसमें बेटा जो आपका पहला क्वेश्चन है वो एग्जामिनर कह रहा है कि विच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल। और बेटा जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल है ये आपका है AgI और ये I माइनस। अभी देखिए ये बना कैसे होगा। तो हुआ क्या होगा, ये जो चारों ऑप्शन है उसमें देखिए रिएक्शन आपकी जो हो रही है वो हो रही है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KI की। तो जब दोनों की आपस में रिएक्शन हुई होगी तो बेटा AgI का क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन। अब ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है। अगर किसी भी प्रेसिपिटेट को हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना है तो उस प्रेसिपिटेट के ऊपर हम उसी के रेस्पेक्टेड एक कॉमन आयन आके एडजॉर्ब करा दें। तो या तो इसके सरफेस के ऊपर AgI के ऊपर या तो Ag प्लस जमा कर दें, एडजॉर्ब कर दें, या I माइनस एडजॉर्ब कर दें। अगर Ag प्लस एडजॉर्ब होगा तो बेटा पॉजिटिव सॉल्व बनेगा, I माइनस एडजॉर्ब होगा तो निगेटिव सॉल्व बनेगा। एग्जामिनर कह रहा है कि हमें निगेटिव सॉल्व बनाना है। तो अब देखो ये दो रिएक्शन करे और AgI बने। अब AgI की सरफेस पे I माइनस एडजॉर्ब हो तो इसका मतलब हुआ कि ये लिमिटेड होना चाहिए और ये एक्सेस में होना चाहिए, तभी बेटा ये बचेगा और इसका I माइनस कॉमन आयन जाके इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और निगेटिव सॉल्व का क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो आपको सिंपली क्या करना है कि चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम इक्विवेलेंट कम हो, KI के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो, ज़्यादा हो। अब ये देखिए पहले ऑप्शन में 50 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट प्लस 50 ml 0.1 मोलर KI दिया हुआ है, मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हैं, तो ये आंसर नहीं जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए 50 ml 1 मोलर AgNO3 प्लस 50 ml 1.5 मोलर KI। अब इसमें AgNO3 के ग्राम इक्विवेलेंट कम और KI के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं, तो आपका जो आंसर चला जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, B। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग ए फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के 4 इक्वेशन दिए हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो आप जानते हो कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती है उसका इक्वेशन होता है x/m इक्वल टू के पी और p की पावर 1/n। यहाँ पे बेटा जो 1/n होता है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0 से लेके 1 तक। तो देखिए कि किस ऑप्शन में जो वैल्यू है वो बेटा 0 से लेके 1 तक है। तो ये देखो पहले ऑप्शन में p का जो पावर है 1/n वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब यही आंसर जाएगा। दूसरे ऑप्शन में 1 से ज़्यादा है, तीसरे ऑप्शन में 1 से कम है, चौथे ऑप्शन में भी 1 से क्या है, कम है। अब अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों में से जो कोई भी एक आयन होता है उसकी कोगुलेशन पावर किस किस बात पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले साइन मतलब जैसे हमें बेटा निगेटिव सॉल्व है तो निगेटिव सॉल्व को कोगुलेट करना है तो पॉजिटिव आयन मिलाया जाता है, और पॉजिटिव सॉल्व को कोगुलेट करना है तो हमें निगेटिव आयन को मिक्सअप करना चाहिए। तो एक तो साइन हुआ। दूसरा आपका बेटा चार्ज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है कोगुलेशन पावर उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और तीसरा आपका एक होता है साइज, जैसे दो हमारे पास आयन हो, ठीक, दो पॉजिटिव आयन हो, एक निगेटिव सॉल्व को कोगुलेट करने के लिए दो हमारे पास पॉजिटिव आयन हैं और दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम हो गया, तो हम देखते हैं कि इन दोनों पॉजिटिव आयन में से किसकी साइज छोटी है। जिसकी साइज छोटी होती है उसका कोगुलेशन पावर क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। और तीसरा एक होता है सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिस आयन के अंदर सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पाया जाता है उसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो टोटल 4 फैक्टर बेटा कोगुलेशन पावर, किसी भी आयन की कोगुलेशन पावर चेक करने के लिए टोटल 4 फैक्टर डिपेंडेंट होता है।
एक आपका होता है सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिसमें सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पाया जाएगा उसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा साइन ओबियस है कि बेटा पॉजिटिव सॉल्व हो तो पॉजिटिव सॉल्व को निगेटिव आयन कोगुलेट करेगा और निगेटिव सॉल्व को पॉजिटिव आयन कोगुलेट करेगा। तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी आयन पे कोगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। लास्ट साइज, अगर बेटा दो आयन है दोनों की चार्ज सेम हो जाए तो जिस आयन की साइज छोटी होती है उसका कोगुलेशन पावर क्या होता है, ज़्यादा। तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक कीजिए तो आपका जो आंसर जाना चाहिए सबसे अच्छा वो सी चला जाना चाहिए, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज ऑन द आयन। अगला ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, चार स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं होगा। पहला है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप कैटलिस्ट मिलाओगे तो केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। गलत बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, केवल और केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर आपका टेम्परेचर होता है, दूसरा बेटा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब ये जो पहला आंसर है ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यही आंसर होगा। अगला देखिए दूसरा ऑप्शन एंजाइम कैटालाइजेज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, बात सही है, एंजाइम बायोकेमिकल कैटालिस्ट होता है। तीसरा को एंजाइम इंक्रीजेज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, बात सही है, एंजाइम के साथ को एंजाइम होते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे कैटालिस्ट की एक्टिविटी को या एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, बात बेटा सही है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। अगर रिएक्शन शुरू हो गई और फिर आपने बेटा कैटलिस्ट एडअप कर दिया तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में बेटा जो रिएक्शन की रेट होगी उसको बराबर बराबर मात्रा में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए स्टेटमेंट गलत है, मतलब वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है द कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3। एग्जामिनर कह रहा है कि AS2S3 को कोगुलेट करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जा रहे हैं और एग्जामिनर ने उनका कोगुलेशन वैल्यू दिया हुआ है और फिर उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट का एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कोगुलेशन पावर। तो आप देखिए जो बेटा कोगुलेशन पावर होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सबसे कम वैल्यू किसकी है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसकी पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम वैल्यू इसकी है तो इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा पावर थर्ड की होगी, उसके बाद सेकंड की होगी और सबसे कम किसकी होगी, फर्स्ट। तो आंसर आपका जो जाएगा वो कौन सा हो गया, सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, ये बेटा आपको याद करना है, फॉग कोलाइडल सॉल्यूशन होता है लिक्विड इन गैस। इसका मतलब डिस्पर्स फेज जो होता है ये आपका लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड with adsorption, delta G and delta H are negative but delta S positive, delta G and delta S are negative but delta H is positive। थर्ड ऑप्शन है delta G is negative but delta H and delta S are positive। डी ऑप्शन है delta G, delta H and delta S all are negative। बेटा ये आपका सही है। अगर हम एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की बात करें तो बेटा एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, फ्री एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये सारी की सारी जो वैल्यू होती है ये सारी की सारी वैल्यू आपका आंसर किस में आता है, नेगेटिव। ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे बेटा आपका होता है डेल्टा जी इक्वेशन थर्मो का,
इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ये आपका हुआ टी डेल्टा एस। अब ये देखिए ये बेटा निगेटिव है ना, ये भी आपका नेगेटिव है और ये हमें किस में आना है, नेगेटिव में, ये भी हमें नेगेटिव में लाना है। तो ये देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब अगर बेटा ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा, तभी आंसर ये डेल्टा जी किस में आएगा, निगेटिव। तो एक और क्वेश्चन हो फ्रेम हो गया कि डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए, टी डेल्टा एस छोटा होना चाहिए। तो ये टोटल एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये तीनों निगेटिव होना चाहिए, प्लस डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए और टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। आंसर होगा टिंडल इफेक्ट। अब ये देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। टिंडल इफेक्ट किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज से क्या होती है, कोलाइडल के चार्ज से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एक ये हो गया। अब बेटा ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आप ढंग से देखो। मान लो एक लाइट, ये आपका एक लाइट है, ये लाइट, ये बेटा आपका ट्रेवल कर रहा है, ये आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे गई, और एक ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। अब जब लाइट के पार्टिकल इस डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे बेटा ये जाके टकराएंगे, ये जाके टकराएंगे, तो ये स्कैटर्ड होंगे, ये स्कैटर्ड होंगे, ये पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब इस फिनोमिना को कोई भी पर्सन यहाँ से देख रहा है, मान लीजिए ये यहाँ से देख रहा है, मतलब जो लाइट की स्कैटरिंग की डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री से बेटा ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो फिनोमिना होती है, ये जो स्कैटरिंग होती है, ये ब्लेविस कोन के फॉर्म में, ब्लेविस कोन के फॉर्म में दिखती है और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन बेटा, टिंडल इफेक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ढंग से देखो। टिंडल इफेक्ट होने के लिए बेटा पहली कंडीशन है कि ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है इसकी वेवलेंथ और ये बेटा जो पार्टिकल है इसकी डायामीटर, दोनों की, इसकी डायामीटर और इसकी वेवलेंथ दोनों लगभग बेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो सेम होना चाहिए या लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये जो बेटा आपका मीडियम है और ये जो मीडियम है, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस बहुत क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फिर से टिंडल इफेक्ट पे सारे क्वेश्चन सुनिए। टिंडल इफेक्ट किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। टिंडल इफेक्ट जो होती है वो कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है। टिंडल इफेक्ट में कोई भी लाइट पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे गिरता है तो स्कैटर्ड होता है, और इस फिनोमिना को कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट के प्रोपोगेशन से 90 डिग्री से ऑब्जर्व करता है तो ये स्कैटरिंग जो होती है वो ब्लेविस कोन के फॉर्म में दिखती है। इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन होता है। पहला होता है कि बेटा जो आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है उसकी डायमीटर और जो लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है उसकी, लाइट की वेवलेंथ, दोनों आपकी लगभग बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका बेटा एग्जांपल होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे चमकते हैं वो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा आपका होता है कि आपकी सी वगैरह या रात में जो आपकी स्काई होती है ये ब्लू दिखती है, ये सारे के सारे किस बेस पे काम करते हैं, टिंडल इफेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में आइए। तो ये सेम क्वेश्चन है जो आपका इससे पहले क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है लगातार 2 ये साल। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th। इन फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ एन इज, बचा चुके हैं कि 1/n की, n की नहीं 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये आपका आंसर हो गया बिटवीन 0 एंड 1 इन ऑल केसेस। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट
एंजाइम कैटालिसिस, 4 ऑप्शन में से एंजाइम कैटालिसिस के बारे में कौन सी बात गलत है? पहला, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर, मोस्टली क्या होते ही होते हैं, सही है। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, बात सही है। एंजाइम आर डीनेचर्ड बाई अल्ट्रा वायलेट रे एंड हाई टेम्परेचर, ठीक, सही है। हाई टेम्परेचर हो, यूवी रे का यूज करो, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, जबकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड नहीं होता है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीएक्टिव हो जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लास्ट स्टेटमेंट में है ये, एंजाइम्स आर लिस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, गलत बात है बेटा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो आपका जो डी ऑप्शन है गलत है, मतलब यही आंसर क्या है? सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, आंसर हो गया बेटा गोल्ड नंबर। सुनिए क्या होता है, देखिए, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल होता है, और एक होता है लायोफोबिक, फोबिक कोलाइडल सॉल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? लायोफिलिक जो होता है ये बेटा सेल्फ स्टेबलाइज होता है, सेल्फ स्टेबलाइज्ड होता है ना, और ये सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है, सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है। अब लायोफोबिक जो होता है वो सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके सरफेस के चारों ओर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल आके बेटा एडजॉर्ब होता है। लायोफिलिक, लायोफोबिक, लायोफिलिक सेल्फ स्टेबलाइज होता है, लायोफोबिक सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होता है। तो लायोफोबिक को स्टेबलाइज करने के लिए उसके सरफेस के चारों ओर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आके एडजॉर्ब होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए प्रोटेक्टिव पावर टर्म जो होता है, वो प्रोटेक्टिव पावर टर्म जो यूज होता है वो होता है लायोफिलिक के लिए। अब किस लायोफिलिक सॉल्यूशन की प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज होता है उस टर्म का नाम क्या होता है? गोल्ड नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला आइए, यहाँ पे इफ x इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट एंड m इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी, x अपॉन एम इक्वल टू पी इंटू टी। ये देखिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू, यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो एक्सप्लेन होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये तीनों आपके ए बी सी सही हो सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन डी जो होगा वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। अगला ये, द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द एजम्पशन। अब एक चीज़ देखिए, पूछ रहा है कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में सिंपली कौन सा एजम्पशन सही नहीं है, नहीं, कौन सा एजम्पशन सही है, कौन सी बात आपकी सही है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला आपका दे रहा है कि द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल, तो ये आपका सही है, ठीक। अब दूसरा जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विथ कवरेज, गलत है। एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये भी बात गलत है। एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मल्टी लेयर, ये भी बात बेटा गलत है। अब एक चीज़ सुनिए, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एनसीईआरटी में नहीं है, फ्रेंडलिक है एनसीईआरटी में, लैंगम्यूर नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बेटा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस मिनिमम है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है ये केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है? मल्टी लेयर। जबकि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो सिंगल लेयर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, सिंगल लेयर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और सिंगल लेयर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और साथ में ये आपका क्या होता है? फिजिकल। तो याद रखिएगा, दो टाइप के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं, एक होता है फ्रेंडलिक, एक होता है लैंगम्यूर। फ्रेंडलिक जो होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, सिंगल
फिजिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करेगा, और फिजिकल को करेगा तो ये बेटा सिंगल लेयर नहीं होगा, क्या होगा, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ठीक। जबकि लैंगुमिर होगा तो लैंगुमिर केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर। तो केमिकल जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ए प्लॉट ऑफ log x upon m versus log p for the adsorption of a gas on solid gives a straight line with slope। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में log x अपॉन m और log p के बीच में ग्राफ की प्लॉटिंग की जाए तो स्लोप क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो ये देखिए इक्वेशन आपकी होती है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रेंडलिक वाली, x अपॉन m के फॉर्म में दिया है, फ्रेंडलिक दिया है, इक्वल टू k p 1/n। इस इक्वेशन में आप दोनों साइड लॉग लीजिए, तो लॉगरिथम की वैल्यू बेटा जो होगी वो आपकी होगी log x बाई m इक्वल टू log k प्लस 1/n, और ये हो गया log p। अब इसको आप सेट कीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, ये हो गया y इक्वल टू, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट c। तो जो स्लोप होगा वो आपका क्या हो गया, 1/n। तो आंसर आपका कौन सा चला गया, D। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। एग्जामिनर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स माइसिलीज इन एक्वा सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। तो ये बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी में जाइए तो आपका एसोसिएटेड कोलाइड, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब माइसिलीज के बारे में दिया है, और उनका एग्जाम्पल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिया है। तो इसका जो आंसर होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हो गया डोडेकाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा ये पॉजिटिवली होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेज ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलिसिस कराई जाए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तो इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए किस एंजाइम का यूज होगा। तो ये देखिए ट्राइग्लिसराइड बेटा जो होता है वो लिपिड होता है, ठीक, लिपिड, और लिपिड को हाइड्रोलाइज करना होगा तो बेटा जो एंजाइम होता है वो रिएक्टेंट के नेम के बेस पे काम करता है। तो लिपिड को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम होगी वो क्या हो गई आपकी, लाइपेज। तो आंसर कौन सा चला गया, बी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज। अब ये देखिए इसमें बेटा ये आपका 2003 का क्वेश्चन है, और जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो हमें इसमें ऑप्शन में कुछ कंट्राडिक्शन लग रहा है, ऑप्शन आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो ढंग से आप कैटालिसिस की थ्योरी देख लीजिए, मैकेनिज्म की थ्योरी। तो कैटालिसिस की बेटा दो मैकेनिज्म होती है काम करने की, एक का मतलब होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और दूसरी को कहा जाता है एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब सुनिए कैटलिस्ट एक्टिवेटेड थ्योरी एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग काम कैसे करता है। सबसे पहले बेटा एक्टिवेटेड थ्योरी के बारे में सुनो। तो होता क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन चल रहा है और उसमें हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, तो उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन एक नया पाथ फॉलो करता है, और उस नए पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से सुनिए, कैटलिस्ट की एक्टिवेटेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो जो आपका रिएक्टेंट होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ, पुराने पाथ को छोड़ के नया पाथ फॉलो करता है, और नए पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है या कम होती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक तो ये हो गया एक्टिवेटेड थ्योरी। अब सुनो, एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो कैटलिस्ट के काम करने की दूसरी थ्योरी एडजॉर्प्शन थ्योरी होती है। और होता क्या है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी में जैसे बेटा कैटलिस्ट हुआ, तो वो जो कैटलिस्ट हुआ उसकी सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होते हैं, एडी एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्प्शन के कारण लोकल कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का लोकल कंसंट्रेशन बढ़ता है। लोकल कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो ये आपकी बेटा दोनों थ्योरी होती है। अब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। इन्होंने जो ऑप्शन फ्रेम किया हुआ है उसको आप भूल जाइए। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट। पोलर पार्ट, पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन माइसिलेज। एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो माइसिलेज होते हैं, जो एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं, उनमें पोलर नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट की पोजीशन किधर होती है। तो बेटा आपको मालूम है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, नॉन पोलर पार्ट सेंटर में होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट, पोलर पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो कहाँ होता है, सरफेस की ओर, मतलब बाहर। तो आंसर हो जाएगा पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस। जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सरफेस ऑफ ए सॉलिड। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। बेटा ये आपका नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यही सही है। अब सुनिए, एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों में अलग अलग होता है। होता क्या है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में से किसी एक में क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, पीक आती है, फिर उसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ाइए तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज करने लगता है। और दूसरे टाइप में बेटा आपका टेम्परेचर बढ़ाओ तो डायरेक्टली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, घटता है। तो ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ आ गई, और x बाई एम और टेम्परेचर में हम ग्राफ प्लॉट करें तो दो टाइप का ग्राफ आता है, x बाई एम और t। इनको कहा जाता है बेटा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं, एडजॉर्प्शन आइसो बार। ठीक, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम कैलकुलेट करें तो कहा जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो ये देखिए, एक एडजॉर्प्शन आइसोबार ऐसे आता है और एक एडजॉर्प्शन आइसोबार ये आता है। अब देखिए दोनों ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में ये नहीं हो रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लगातार बढ़े, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, आंसर यही आपका जाएगा। दूसरा है इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंज इज निगेटिव, बात सही है। एडजॉर्प्शन इज मोर स्पेसिफिक, इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, बात सही है। इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी सही है, तभी तो डिसॉर्प्शन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा पहला। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइडल। एग्जामिनर कह रहा है कि हमें किसी भी पार्टिकल के कोलाइडल नेचर को डिस्ट्रॉय करना है, समाप्त करना है, तो क्या कर सकते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस बेटा प्यूरिफिकेशन, कोलाइडल के प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, कंडेंसेशन नहीं होता है। फिल्ट्रेशन बाई एनिमल मेम्ब्रेन, ये भी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी भी कोलाइडल में अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो तो वो कोलाइडल प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसका कोलाइडल नेचर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो आंसर आपका कौन सा गया, डी। आइए अगले क्वेश्चन में, एट द क्रिटिकल माइसिलिज कंसंट्रेशन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। बेटा क्रिटिकल माइसिलिज कंसंट्रेशन पे जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो एक साथ एसोसिएट होते हैं, और ऐसे कोलाइड को कहा जाता है एसोसिएटेड कोलाइड, मतलब माइसिलिज। तो आंसर क्या हो गया, एसोसिएट। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ गिवन कोलाइड डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बोथ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज, इट्स चार्ज ओनली, साइन ऑफ द चार्ज एलोन। तो आंसर आपका कौन सा चला गया, फिर से देख लीजिए, बी। क्वेश्चन नंबर 24, ए कोलाइडल सिस्टम हैज पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइज। ये बेटा आपका साइज पूछ रहा है, तो आंसर कोलाइडल होता है 10 की पावर -6 मीटर टू 10 की पावर -9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है आपका 25th, व्हेन ए फ्यू टिपिकल सॉल्यूट्स आर सेपरेटेड बाय ए पर्टिकुलर सेलेक्टिव मेम्ब्रेन सच एज प्रोटीन पार्टिकल्स, ब्लड कैप्सूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। बेटा डायलिसिस जो होती है वो ब्लड को प्यूरिफाइड करने का एक तरीका होता है, कोलाइडल को प्यूरिफाइड करने का एक तरीका होता है। उसमें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का जो डायलाइजर होता है उसमें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और डायलिसिस जो होती है वो डिफ्यूजन नहीं, किसके बेस पे काम करती है, ऑस्मोसिस। तो ये आपका आंसर सी चला गया।
अब देखिए इस टॉपिक में टोटल बड़े कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। फिर से सुन लीजिए, टॉपिक सरफेस इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 3 टॉपिक होते हैं। नीट में बेटा 2 क्वेश्चन आपके आने हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर टॉपिक तैयार है तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला कोई भी एक फिजिकल का हम टॉपिक इसके बाद करा देंगे। तो आप फिजिकल का टॉपिक अगला जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री आप तैयार करके रखिए। फिजिकल में आपका मूल कॉन्सेप्ट हो गया, फिजिकल में आपकी रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, फिजिकल में केमिकल इक्विलिब्रियम पर प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम हो चुका है, फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री हो गई। अगला टॉपिक आप पढ़े रहिएगा थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, वो हम आपका करा देंगे। थैंक यू।